Yes, yes. ओके, थैंक यू। समाज परिवर्तन आंदोलन के सभी सहकारियों से जय भीम। सहकारियों, थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल। व्हाई इट इज द लाइफ स्किल और उसे कैसे, व्हाट इज इट, और उसे कैसे इंप्लीमेंट करें, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। व्हाई वी हैव टू थिंक, हमें क्यों सोचना पड़ता है, हमें सोचने की जरूरत क्या है। व्हाट इज द नीड फॉर थिंकिंग। तो थिंकिंग, वी हैव टू एनालाइज द पास्ट और वी हैव टू डिजाइन द फ्यूचर। हमें पास्ट का एनालिसिस करना जरूरी है, उसके लिए थिंकिंग की जरूरत है। अगर हमें पास्ट का अगर हम एनालिसिस नहीं करते हैं तो हमें पास्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, क्या अच्छा था क्या खराब था वो पता नहीं चलेगा, क्या सच है क्या अलग है, क्या पाखंड है इस जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, क्या गलत था, वो विल हमें पता चलेगा वो एनालिसिस करके। अगर हमें फ्यूचर प्लान बनाना है, हमें डिजाइन करना है फ्यूचर, तो उसी के लिए भी थिंकिंग की काफी जरूरत है, सोच विचार कौशल की जरूरत है। उसके बावजूद हमें इमेंसिपेशन करना है, हमारी मीन्स हमें मुक्त करना है ये पाखंड से, ये जो ओल्ड ट्रेडिशंस है, जो सुपरटिशियस अंधश्रद्धाएं है, जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, इससे हमें छुटकारा पाना है। दैट इज इमेंसिपेशन। अगर वो इमेंसिपेशन कब कर सकते हैं हम, जब हम सोचना चालू करेंगे तब, नहीं तो ब्लाइंडली फेथफुली, ऐसा ही ब्लाइंड फेथफुली हम उसे फॉलो करते आए हैं और करते रहेंगे भी। अगर उससे हम छुटकारा पाना है तो हमें सोच विचार कौशल की, सोचने की कला की जरूरत है। और हमें उससे बाहर निकल के इमेंसिपेशन करके हमें कहाँ जाना है, हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है खुद का और समाज का। उसी के लिए हमें ये थिंकिंग की जरूरत है। मीन्स थिंकिंग इज इसेंशियल फॉर एनालाइज द पास्ट एंड टू डिजाइन द फ्यूचर, प्लस एज ऑलवेज it will be required or needed for emancipation, and also it can be used or it will be essential for reconstruction of ourselves plus reconstruction of the society। तो सहकारियों, हमने मिस ये लगातार 8 दिनों से ये नीड क्यों है, जरूरत क्या है सोचने की, हम देखते आए हैं। और ये फर्स्ट स्लाइड हमें मिस डायरेक्ट करती है, इंडिकेट करती है, निर्देश देती है कि हमें सोचना क्यों चाहिए, क्या जरूरत है सोचने की। तो और हम सब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें सोचना चाहिए और सोचना ही जीवन है। अगर हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो सोचना जरूरी है। तो क्या है ये सोचने की कला? व्हाट इज थिंकिंग स्किल? थिंकिंग स्किल इज एन ऑपरेसिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट्स अपॉन एक्सपीरियंस फॉर अ पर्पज। फॉर अ पर्पज मीन्स इसमें थिंकिंग, ये सोच विचार कौशल एक ऐसी कला है, ऐसी एक कौशल्य है जिसे हम अनुभव मीन्स हमारा इंटेलिजेंट, हमारा जो बौद्धिकता है वो हम हमारे अनुभवों के ऊपर एक्ट करते हैं, उसकी क्रिया या अनुभवों के ऊपर उसे इंप्लीमेंट करते हैं इंटेलेक्चुअल को, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, खास उद्देश्य के लिए, खास उद्देश्य के लिए। हम इसे इलेबोरेट करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। थिंकिंग स्किल एक ऑपरेसिव स्किल है, हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि थिंकिंग स्किल जैसे अलग अलग कला है, ये वैसे ही एक कला है, लेकिन ये ऑपरेसिव शल्य चिकित्सा करने वाली कला है। इसमें हम क्या करते हैं, ये शल्य चिकित्सा करने की कला है, ऑपरेसिव स्किल है। किसकी कला है ऑपरेसिव स्किल? क्या करते हैं इस प्रक्रिया में हम अनुभवों के ऊपर हमारा इंटेलिजेंस का एक्ट करते हैं। वी आर अप्लाइंग इन आवर इंटेलिजेंस ऑन एक्सपीरियंस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। और हमें पता है इंटेलिजेंट इज इक्वल फॉर ऑल पीपल, किसी को इंटेलिजेंट कम नहीं है और किसी को ज्यादा नहीं है, ये इक्वल है। लेकिन इसे तो भी हम डिफरेंस क्यों जानते मिस देखते हैं, उसका एप्लीकेशन, इंटेलिजेंस हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसका यूज कितना करते हैं, उसके ऊपर हमारा मीन्स हम मीन्स उसके ऊपर हमारी पर्सनैलिटी बनती है, या हम दूसरों से अलग हो सकते हैं, मीन्स दूसरों से ऊपर उभर आ सकते हैं। इंटेलिजेंस
ये मीन्स बौद्धिकता, ये अनुभवों के ऊपर एक्ट करके फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस अगर करते हैं तो ये प्रक्रिया को हम थिंकिंग स्किल या विचार कौशल विद्या बोल सकते हैं। इट इज ऑपरेसिव स्किल इंटेलिजेंट विच इज इक्वल एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू एक्शन प्लस कॉन्सिक्वेंस। अनुभव क्या होता है? अनुभव में हमारी खुद की एक्शन होनी चाहिए। एक्शन होना ही अनुभव नहीं है, बल्कि वो एक्शन का परिणाम हमारे ऊपर आना चाहिए। हम वो अनुभव जो परिणाम को भी हमें अनुभव मिलना चाहिए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है अनुभव। एक्शन हमारी कृति और उसका परिणाम क्या होता है, ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है अनुभव। ये अनुभव के ऊपर अगर हम हमारी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं फॉर एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, खास उद्देश्य के लिए, तो इस प्रक्रिया को, इस मन की प्रक्रिया को हम विचार कौशल विद्या कह सकते हैं, कहते हैं। और पर्पजेस मीन्स क्या है? वेरियस ऑब्जेक्टिव समझो। पर मीन्स अगर एग्जांपल अगर हम देना चाहते हैं तो वी आर ट्रेनर्स। अगर हम आज कुछ वक्तव्य करते हैं, अगर हम देखेंगे कि अरे हम ये एक अनुभव है, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं तो दैट इज वन एक्सपीरियंस फॉर मी। आप सुन रहे हो, दैट इज एक्सपीरियंस फॉर यू। अगर मैं समझूंगा कि अरे आज ये लेक्चर या कुछ इसमें कमी थी, अगर मैं जब सोचूंगा इसके ऊपर, ये मेरे अनुभव के ऊपर क्या कमी थी या इससे इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, तो मैं मेरा इंटेलिजेंस इसके ऊपर अप्लाई करूंगा फॉर दिस एक्सपीरियंस। और फॉर व्हाट इज द पर्पस? बेटरमेंट। इससे और बेटर होना चाहिए, इससे और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो मेरा ये जो अनुभव है उसके ऊपर मैं ये मेरा इंटेलिजेंट यूज कर रहा हूं फॉर बेटरमेंट, दैट इज द पर्पस। ये पूरी प्रक्रिया और ये ऑपरेशन स्किल है, ये प्रक्रिया को हम थिंकिंग स्किल कह सकते हैं। तो सहकारियों, ये एक डेफिनेशन हमने अच्छे से देखी है थिंकिंग स्किल। और हमने कल पहला जो बेसिक टूल है मीन्स PMI एंड CAF कल देखे हैं। तीसरा टूल हम देखने जा रहे हैं AGO। ये जो इसका साइन है ये हमें इंडिकेट करता है, एरो है और एक सर्कल है, मीन्स ये फोकस है। ये फोकस मीन्स फोकस डायरेक्टली एंड डेलिबरेटली ऑन द इंटेंशंस बिहाइंड एक्शंस। हमारी एक्शन का मीन्स एक्शन का पर्पस क्या है, उसके ऊपर ये AGO थिंकिंग टूल मीन्स फोकस करता है, मीन्स कंसर्न करता है उसे, या उसे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है। फोकस डायरेक्टली एंड डेलिबरेटली ऑन द इंटेंशन बिहाइंड एक्शन। एम, अभी ये तीन अलग अलग वर्ड है, एम है, गोल है और ऑब्जेक्टिव है। पहले हम इसका डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे सर। एन एम इज अ पर्पस ऑफ डिजायर्ड आउटकम। ये दिखने में तो लगभग सेम लगते हैं, बट माइनर डिफरेंस इज देयर। डिफरेंस है उसमें, एम, ऑब्जेक्ट, गोल एंड ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है हम देखेंगे। एन एम इज अ पर्पस और द डिजायर्ड आउटकम। तो डिजायर्ड आउटकम क्या है, हमारा आउटकम क्या हो सकता है? ए पर्पस ऑफ द डिजायर्ड आउटकम, दैट इज द एम। एम टेंड टू बी more general than goals and objective because aims refers to the end results। ये हटकर है गोल से और ऑब्जेक्टिव से। ये एक वेग है, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, एक जनरल होता है। ये एम इज अ जनरल टर्म, गोल या ऑब्जेक्टिव की तरह स्पेसिफिक नहीं होता है। और ये डायरेक्ट लास्ट एंड रिजल्ट को अचीव करता है, वो है एम। बट while they are general in nature, aims are also bigger। जनरल होने के बावजूद भी ये बड़ा हो सकता है, एम बिगर हो सकता है। Aims are not always accompanied by goals and the objectives, but to achieve the desired outcome there must be an action plan in place। Means ये हमेशा गोल एंड ऑब्जेक्टिव के साथ एम रहता नहीं है, ये उसके ऊपर रहता है। मीन्स एम्स अचीव करने के लिए हमें कुछ गोल सेट करना पड़ता है और एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं, ये उनके साथ कभी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन माइट स्टेट हिज और हर एम इज टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर
without setting the goals and objectives, what would help him or her to achieve this? Means अगर हम एक एग्जाम्पल के गौर पे देखना चाहते हैं, ये किसी व्यक्ति को और एम है कि एक सक्सेसफुल उद्योजक, यशस्वी उद्योजक होना है, विदाउट सेटिंग गोल और ऑब्जेक्ट, कुछ गोल ना रख के या कुछ उद्देश्य ना रख के लक्ष्य कभी सफल नहीं होता है। सहकारियों, अगर एम को पाना है तो हमें कुछ उसके गोल या कुछ उसके पर्पजेस मींस या ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। एग्जांपल को रिपीट कीजिएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अ पर्सन माइट स्टेट हिज और हर एम, अगर एम इज टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर without setting the goals and objective that would help him or her to achieve this. मीन्स अगर किसी का एम है, अगर किसी का लक्ष्य है, किसी एक व्यक्ति का लक्ष्य है कि यशस्वी उद्योजक बनना, ये एम हो गया, वो एम कब सक्सेस होगा? अगर वो सेट करेंगे गोल और ऑब्जेक्टिव। अगर गोल और ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे तो वो यशस्वी उद्योजक नहीं बन सकती है व्यक्ति। ये एग्जांपल है। हम और देखेंगे गोल और ऑब्जेक्टिव। गोल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। इंटेंट मीन्स पर्पस, इंटेंशन। इंटेंट इज अ वर्ब, इंटेंशन इज अ नाउन। गोल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, एक स्पेसिफिक पर्पस का एक स्टेटमेंट, दैट इज द गोल। मीन्स गोल एक स्पेसिफिक है, एम वाज नॉट स्पेसिफिक, एम वाज जनरल। एक इमेजिन मीन्स आउटपुट था, डिजायर था, डिजायर्ड आउटकम था, मीन्स आउटकम था एम। गोल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम देखना चाहेंगे सहकारियों। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी हैव एम टू इंक्रीज प्रॉफिट, सो दे सेट अ स्पेसिफिक गोल टू इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय 25% विद इन 1 ईयर। गोल, एम क्या, ये कंपनी है, उसका लक्ष्य है कि प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है वो नहीं है, एक वेग है, जनरल है, प्रॉफिट बढ़ाना है, वो उनका लक्ष्य होगा उस कंपनी का। लेकिन गोल क्या हो सकता है? टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 25%। 25 स्पेसिफिक वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू है, एंड पीरियड इज आल्सो स्पेसिफिक। 1 ईयर में 25% प्रॉफिट बढ़ाना है, ये हो गया उस कंपनी का गोल। सहकारियों, एम इज जनरल आइडिया, जनरल मींस प्रॉफिट सिर्फ बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, कब बढ़ाना है वो नहीं है। लेकिन गोल इज अ स्पेसिफिक, कितना बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है। कितना पीरियड में बढ़ाना है, बाय 1 ईयर, 1 साल में बढ़ाना है। तो हमें इससे मींस ये पता चलेगा कि ये दोनों डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है? एक गोल इज अ स्पेसिफिक, aim is not specific, it is a general term, ultimate outcome, desired outcome. A goal is usually broad and does not lay out the step to achieve it. A goal is a target or a destination. दूसरी एक बात, गोल हमें अचीव करना है तो उसका रोड मैप नहीं है, रोड मैप नहीं है, प्लानिंग नहीं है, बट गोल इज अ टारगेट और एक डेस्टिनेशन है जो हमें एम की तरफ लेके जा सकता है। एक डेस्टिनेशन है जो हमें एम की तरफ, एम के पास हमें पहुंचाता है, दैट इज गोल। गोल्स कीप यू फोकस्ड ऑन योर एम एंड ऑन ट्रैक वर्किंग टू अचीव इट। हमें गोल क्या काम करता है? रोल क्या है गोल का? गोल हमें ऑलवेज फोकस करता है एम की तरफ जाने की, और वहां पहुंचने के लिए हमें हमेशा कार्यरत रखता है। दिस इज द रोल ऑफ गोल। Objectives. Goals are destinations, and objectives are the actions needed to arrive at that destination. सहकारियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोल्स हमने देखा है कि डेस्टिनेशन जो हमें एम की तरफ पहुंचाता है, हमें सदा कार्यरत रखता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वो गोल अचीव करने के लिए एक्शन प्लान है। गोल अचीव करने के लिए एक्शंस जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स। Objectives are measurable, countable, and there may be multiple objectives leading to your goals and aims. Objectives हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, काउंटेबल है, मेजरेबल है, and there may be multiple objectives
लीडिंग टू योर गोल्स एंड एम, और एक गोल के लिए या दो गोल के लिए नंबर ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, हम जो बाद में एग्जांपल्स देखेंगे, और ये एम, गोल्स और ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होते जाएगा. इफ योर ओवरऑल गोल इज टू गेट अ मोर रिवार्डिंग जॉब, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इफ योर ओवरऑल गोल is to get a more rewarding job, for example, you may have a set of objectives that help you to achieve this. अगर किसी को जॉब, ये एक गोल है, जॉब चाहिए, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे? उसके ऑब्जेक्टिव्स ये है सहकारियों, such objectives might include sending letters to companies you want to work for, brushing up on interview techniques and learning skills, or obtaining qualifications that would increase your employment prospectus. अगर हमें जॉब करना है, वो हमारा गोल है, तो हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे अलग अलग कंपनी में, इंस्टीट्यूशंस में, और अप्लाई करते समय एट द साइमल्टेनियसली साथ साथ हम हमारा जो स्किल है इंटरव्यू देने का, या जो हमारा नॉलेज है उसको बढ़ाने की, और हम खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल बना सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक अ रोड मैप. ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक अ रोड मैप गिविंग यू डायरेक्शन as to what you need to do and when you need to do it in order to achieve your business goals and aims. ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे है? एक रोड मैप की तरह है, एक नक्शा की तरह है, कहां से कहां जाना है, और हमें हमेशा दिशा निर्देश करेंगी, कहां जाना है, किस दिशा में जाना है, वो हमें ऑब्जेक्टिव बताते हैं. और व्हाट यू नीड टू डू, और हमें क्या करने की जरूरत है, वो भी हमें बताने की कोशिश करते हैं. और इस तरह ये ऑब्जेक्टिव हमें हमारा जो गोल है और एम है उसे अचीव करने में हेल्प करती है, मदद करती है. सहकारियों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इससे और ये क्लियर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ये एम इज अ जनरल डायरेक्शन, एक मींस डिजायर आउटकम है, वेग है, स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज एम. जनरली इट विल बी यूनिक, एक साथ एक पर्पस के लिए एक ही एम होगा. गोल, अल्टीमेट डेस्टिनेशन. अल्टीमेट मीन्स विच विल गो टुवर्ड्स द एम, दैट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन. गोल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एम. ऑब्जेक्टिव, रिकॉग्नाइजेबल पॉइंट ऑफ अचीवमेंट अलोंग द वे. रिकॉग्नाइज, जिसे हम फुलफिल कर सकते हैं, जिसको जल्दी इजीली अचीव कर सकते हैं, और जो हमें गोल और एम की तरफ लेके जाता है, that are objectives. ये भी नंबर ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं फॉर एम, फॉर गोल के लिए और फॉर एम के लिए. और ये ऑब्जेक्टिव्स है, इट इज रोड मैप टू अचीव गोल एंड एम. और इसे अगर गहराई से देखना है तो एम कैन बी मल्टीप्लाइड, एम एक रोड मैप मींस ये थ्रू कैन बी अचीव्ड बाय गोल एंड ऑब्जेक्टिव. अगर एम क्या है? एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है, बड़ा पर्पस या ऑब्जेक्टिव, जिसे हम दो गोल की तरफ अचीव कर, उसे फ्रैक्शन करेंगे, पार्ट करेंगे. वो प्रॉब्लम और वो पर्पस, वो ऑब्जेक्टिव पाने के लिए उसे पार्टीशन करेंगे, उसे हम गोल कहेंगे. और ये गोल और पार्ट करते जाएंगे टू अचीव दैट गोल एंड एम, उसे हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे. तो सहकारियों, और एक एग्जांपल लास्ट आपको बताना चाहूंगा फॉर डिफरेंस के लिए. एजीओ, ये तीन सर्कल्स है, यहाँ तीन सर्कल्स, एक सेंट्रल में सर्कल्स है, तीन सर्कल, सेंट्रल, मिडल एंड एक्सटर्नल. सबसे बाहर का, सबसे अंदर का और दोनों के बीच में का. सबसे अंदर जो है वो है एम, सबसे अंदर जो है वो एम. ये स्पेसिफिक नहीं है, वेग है, और इसे कुछ मींस अल्टीमेट आउटकम है ये. दूसरा जो सर्कल है वो गोल है, दूसरा जो सर्कल है वो गोल है. और ये जो गोल आता है, इसे हमें एम की तरफ, ये गोल हमें लेके जाने में मदद करता है. ये गोल के लिए कुछ रोड मैप नहीं है. और गोल कैन बी अचीव्ड बाय द ऑब्जेक्टिव्स, मींस ये एक्सटर्नल कैन बी सीन, मेजरेबल,
countable or can be achieved very easily. Goal difficult to achieve than objectives, or means aim is difficult to achieve than the goal. तो सहकारियों, ये जो नेमबाजी करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ भी ले सकते हैं इसे, और डिफरेंस ऑफ एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ से भी हम इसे देख सकते हैं. बाय बोथ वे इट कैन बी यूज. दिस थर्ड पिक्चर कैन बी यूज एज ए एग्जाम्पल ऑफ एजीए, और also it can be used as a difference for aim, goal and objective. एग्जाम्पल कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे हम? तो जो बाहर का जो है that is objective. तो अगर हमें what is the our target, aim क्या है? Inner center means the central circle we have to hike. अगर हमें निशाना पकड़ना है, निशाना लगाना है, तो ये सेंट्रल का सर्कल पे लगाना है. लेकिन बाय प्रैक्टिस करेंगे तो पहले हम ऑब्जेक्टिव्स लेके जाएंगे, थर्ड सर्कल में मारेंगे, निशाना पकड़ेंगे, और प्रैक्टिस विल मेक अस परफेक्ट टू गो टू द सेकंड सर्कल. मींस गोल अचीव करेंगे, और बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस वी विल रीच टू द इनर सर्कल. निशाना हमें एक समय ऐसा आएगा, वन स्टेज विल कम, डेफिनेटली विल क्रैक दैट, विल पॉइंट आउट दैट द इनर सर्कल. तो इन दिस वे objective, goal, aim or AGO can be explained, can be differentiated very properly by the examples or by this picture. अभी हम देखते हैं ये टूल क्या है. AGO हमने अभी तक डिफरेंस देखा है, what is aim, what is goal and what is objective and what is the interrelation between them. एक दूसरे के साथ उनका क्या नाता है, एम का गोल से, गोल का ऑब्जेक्टिव से, वो हमने देखा है. तो सहकारियों, ये टूल हमें कैसे यूज करना है वो हम अभी देखते हैं. एजीओ इज अ परसेप्शन ब्रॉडनिंग टूल. एजीओ इज परसेप्शन ब्रॉडनिंग टूल. जो हमारी परसेप्शन मींस अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी समझ है उसे ब्रॉड करने की कोशिश करता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. परसेप्शन ब्रॉडनिंग टूल मींस हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा अंदर जो कंसेप्ट हमें समझा हुआ है, जो हमारी मींस अनुभूति है, उसको इलेबोरेट ब्रॉडनिंग का काम करता है. और ये एजीओ इज रिलेटेड टू थिंकिंग हैबिट ऑफ वांटिंग टू नो द फोकस एंड पर्पस ऑफ थिंकिंग एट एवरी मोमेंट. मींस ये थिंकिंग हैबिट, वांटिंग टू नो मींस क्यूरियोसिटी क्या है ये, एंड द फोकस, पर्पस ऑफ थिंकिंग, हमारी एक्शन का पर्पस क्या है या हमारे थिंकिंग का पर्पस क्या है, ये डिसाइड करता है ये टूल एजीओ. और मींस एवरी मोमेंट, जब भी हम कुछ एक्शन करते हैं, जब भी कुछ सोचते हैं, तब एट दैट मोमेंट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट थिंग, एक्शन और दैट थिंकिंग विल बी डिटरमाइंड, मींस इट इज रिलेटेड टू दिस एजीओ. बल्कि however AGO focused on overall purpose or objective of the thinking than the moment to moment focus. उससे बढ़कर भी ये AGO जो है वो फोकस करता है हमारा उद्देश्य क्या है सोचने के लिए, देन मोमेंट टू मोमेंट फोकस. अगर हमें एम पकड़ना है तो ये जो AGO है ये हमें फोकस करता है, हम क्यों सोचते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थिंकिंग, उसके ऊपर ये गौर करता है, हमें लेके जाता है. और हमें जब तक क्लियर आइडिया नहीं आ जाती है कि हमारे एक्शन से क्या होगा, हमारे सोचने से क्या होगा, ये दैट इज कॉल्ड एज व्यू ऑफ आइडियल आउटकम, तब तक, उस समय तक हम क्लियर नहीं होते हमारे एजीओ के लिए. तब तक हमारा एजीओ क्लियर नहीं होता है. एजीओ विल बी नॉट क्लियर आइडिया अबाउट द आउटकम, क्लियर पिक्चर, अपना आउटकम का क्या होगा, उसका एंड ऑफ क्या होगा, एंड क्या होगा, ये जब तक हमें क्लियर नहीं होता है तब तक हमारा एजीओ भी क्लियर नहीं होता है. तो मींस हमारा जो आउटकम है दैट शुड बी क्लियर. हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देन एंड देन ओनली वी कैन डिफाइन प्रॉपरली, वी कैन डिसाइड अवर एजीओ प्रॉपरली. Principles of AGO. Fixed specific objective should be there to easily achieve the AGO. अगर AGO हमें जल्दी और सक्सेसफुली अचीव करना है तो हमारा जो मींस ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, वो स्पेसिफिक
निश्चित करना है हमें, तो ही हम उसे जल्दी से जल्दी इजीली हम उसे अचीव कर सकते हैं। इन सेम सिचुएशन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। एखादी सिचुएशन सेम है, सेम सिचुएशन है, तो अलग अलग लोग का ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि एक सिचुएशन में अलग अलग लोगों के ऑब्जेक्टिव सभी एक साथ एक जैसे होने चाहिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो एक सिचुएशन में अलग अलग लोगों के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनल ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू चेन ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स। एम गोल इज इक्वल टू, फाइनल ऑब्जेक्टिव मींस हमारा एम हो गया, इज इक्वल टू चेन ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स। एक एक करके जो ऑब्जेक्टिव्स है, एक एक को अचीव करने के बाद हम पहुंच जाते हैं फाइनल ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव शुड बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, हमारा एम कैसे होना चाहिए, गोल कैसे होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? इट शुड बी नियर इनफ, रियल इनफ एंड पॉसिबल इनफ। नियर इनफ का मतलब है मिस हमसे नजदीक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी नियर इनफ, नियर इनफ इतना होना चाहिए कि इट इज सफिशिएंट इनफ। रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी इमेजिन करेंगे तो इट विल बी आउट ऑफ द लिमिट, तो दैट शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव शुड बी वास्तव होना चाहिए, फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, और इट शुड बी रियलिस्टिक, रियल, और बहुत ही महत्वपूर्ण, इट शुड बी पॉसिबल। एक पॉसिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इम्पॉसिबल हम पकड़ के चल रहे तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी नियर इनफ, it should be real enough, and it should be possible enough. In simple way we can say objective should be near and wider, near and wider. There will be many objectives, but some are more important than others. हमें सब ऑब्जेक्टिव्स हमें देखना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं, और उसमें सम एक ऐसा कुछ इक्वली दे आर इंपॉर्टेंट, बट सम मोर विल बी हाईली इंपॉर्टेंट देन, वो हमें ध्यान में रख के हमें ऑब्जेक्टिव की चेन बनाना है, ऑब्जेक्टिव की सीरीज बनाना है टू अचीव अवर एम एंड गोल। तो सहकारियों, ये 5 प्रिंसिपल्स है, हमने देखे हैं 5 प्रिंसिपल्स। एजीओ फॉर, अभी एग्जाम्पल से देखते हैं। जो हमने देखा है एजीओ, एम क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों तीनों का इंटर रिलेशन, एक दूसरे से क्या नाता है, बाद में ये टूल क्या है, कब यूज करना है, प्रिंसिपल्स हमने देखे। अभी हम एग्जाम्पल की तरफ मुड़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल एजीओ फॉर पीबीएसपी, जो हम सबके लिए इंट्रोडक्टरी है, सब लोगों को जल्दी समझ में आएगा। एजीओ फॉर पीबीएसपी, हमारा एम है सहकारियों प्रबुद्ध भारत, हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है प्रबुद्ध भारत। गोल क्या है हमारे? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू फॉर्म इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना हमारा गोल है। क्रिएशन ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ MKSOT, महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग, ये इनकी जो एक ब्रांच जलगांव में है, तो इसका इलेबोरेशन हमें करना है इन फ्यूचर। एक इंडिया में स्टेट वाइज एक MKSOT अगर स्कूल होगा तो हमारा एम जल्दी हम अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक गोल होता है, क्रिएशन ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ MKSOT इन इंडिया। क्रिएशन ऑफ वेरियस स्टडी सेंटर्स विथ लाइब्रेरीज इन इंडिया। हमारे स्टडी सेंटर है, जैसे कि हमारा एक पीबीएसपी का एक स्टडी सेंटर है, जॉन दिवे स्टडी सेंटर एट जलगांव, उसी तरह पैरेलल उसके अलग अलग ब्रांचेस हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट्स में, इंडिया के, वो लाइब्रेरी के साथ होंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हमें एक स्टडी भी नहीं मिलती है अच्छे से, और जो ओरिजिनल हमारे बुक्स है या ओरिजिनल हमारा साहित्य है वो भी हमें जल्दी नहीं मिलता है। तो वो कमी फुलफिल करने के लिए ये क्रिएशन ऑफ वेरियस स्टडी सेंटर्स विथ लाइब्रेरीज इज रिक्वायर्ड।
पांचवा गोल हमारा है क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये सब सेटअप संभालने के लिए, उसका मेंटेन और सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें जो भी रिसोर्सेस लगेंगे वो हमें क्रिएट करने की जरूरत है सहकारियों। क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसर्च विंग सहकारियों, जो भी हम नया या ये पीबीएसपी को अपडेट या और इससे ज्यादा डेवलप करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और कांस्टेंट दूरी तक फॉर लॉन्ग पीरियड इसको जिंदा रखने के लिए और बढ़ाने के लिए हमें रिसर्च विंग की जरूरत पड़ेगी। वो हमारा छठवां गोल है रिसर्च विंग। तो सहकारियों, हमें पीबीएसपी का एम देखा, गोल्स देखे, अभी ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है, ये जो हमें हमारे एम की तरफ लेके जा सकते और हमें गोल और एम अचीव करने के लिए मदद कर सकते हैं और हमें सदा कार्यरत करते हैं। वो है पहला टीटीसी, ट्रेनर्स कैंप, ट्रेनर्स टीचिंग कैंप। ये टीटीसी जो हमने लिया 3 दिन का, वो उसके बाद जिन्होंने अटेंड किया है उनको पता चलेगा कि इसमें हम पहले क्या थे और टीटीसी अटेंड करने के बाद हमारे अंदर क्या बदलाव आया है। तो दे कैन रियलाइज द डिफरेंस बिफोर द अटेंडिंग द टीटीसी एंड आफ्टर द टीटीसी। और ये टीटीसी इज अ वन मींस प्रोसेस टू प्रोड्यूस द ट्रेनर्स। हमें ट्रेनर्स बनाना हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। और जब हम ट्रेनर्स बनाएंगे बाय टीटीसी, वो उसके कारण केडर्स, वो जो ट्रेनर्स है, दे विल ऑर्गेनाइज केडर कैंप एट तालुका लेवल और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू गो टू द ग्रास और एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी। जो एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी लोग हैं उनको भी ये समझना जरूरी है। तो उनके पास पहुंचने के लिए हमें केडर कैंप की जरूरत पड़ेगी थ्रू ट्रेनर्स। और वो केडर कैंप बनने के बाद जो लोग उसे अटेंड करेंगे वो होंगे एक्टिविस्ट और अगेन दे विल बी आउट ऑफ दो सम एक्टिविस्ट दे विल बी द ट्रेनर्स। और पांचवा ऑब्जेक्टिव है हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास बनाना, फॉर्मेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, उसे बनाना और उसको मेंटेन अगर करना है तो हम जा सकते हैं गोल में, टू मेंटेन एंड सस्टेन इंटेलेक्चुअल क्लास। छठवा हमारा ऑब्जेक्टिव है इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव क्लास, फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव क्लास। अगर हम ये फॉर्म करते हैं लेकिन ये दूरी तक, लंबे समय तक जिंदा रहना चाहिए, फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड, फॉर वर्क, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीबीएसपी, फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, for that we have to sustain it and maintain it. So that will be the goal. सातवां पॉइंट हमारा ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ पीबीएसपी का, स्पेशल विंग्स ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, एकेडमिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अगर ये अलग अलग विंग हम करेंगे और उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमारी जो पीबीएसपी की एक्टिविटीज है, जो हमारा गोल है और एम है, उसकी तरफ हम कम समय में इन मैक्सिमम वर्क कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सच टाइप ऑफ द स्पेशल विंग्स। फंडिंग, जो ये काम करने के लिए, ये इसको सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो फंडिंग लगेगा, वो फंडिंग थ्रू द मेंबर्स विल बी कलेक्टेड, डिफरेंट सोर्सेज, बट फंडिंग इज द वन ऑब्जेक्टिव। इंट्रोड्यूस थिंकिंग स्किल इन एजुकेशन सिस्टम, पीबीएसपी का ये ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोड्यूस थिंकिंग स्किल इन एजुकेशन। एजुकेशन मिनिस्टर है हर एक स्टेट के या सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, उनको ये डॉक्यूमेंटरी कम्युनिकेशन करके और यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर उनके साथ कम्युनिकेशन करके कैन वी इंट्रोड्यूस थिंकिंग स्किल इन द एजुकेशन सिस्टम, ये भी एक पीबीएसपी का ऑब्जेक्टिव है। अगर ये फुलफिल होता है तो हमारा गोल और ये एम इजीली वी कैन अचीव। और वेरियस मीटिंग्स, हम ये कभी ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, अलग अलग मीटिंग बुलाते हैं, कभी नेशनल मीट करते हैं, डोंगरे सर का लेक्चर लेते हैं, तो ये सच टाइप ऑफ द वेरियस मीटिंग्स इज आल्सो द वन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीबीएसपी। जो हमारा डिसीजन है, जो कुछ पॉलिसी हमें बनाना है, कुछ नया प्रोग्राम बनाना है, तो हम ये थ्रू द मीटिंग्स करते हैं
डिसाइड करते हैं, तो दिस इज वन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीबीएसपी। सहकारियों, ये गोल और ये ऑब्जेक्टिव आप लोग भी इसमें सोचकर एडिशन कर सकते हैं। एजीओ फॉर फार्मर, सेकंड एग्जांपल लिया है, एजीओ फॉर फार्मर। इंडिया इज इन इंडिया प्राइम ऑक्यूपेशन इज मींस फार्मिंग, therefore I have taken this farmer means farmer, एजीओ फॉर फार्मर। एक एम है नाउ, ये जो खेती है उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया है सहकारियों। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेंद्रिय जो फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर है, वो यूज करके, जो विदाउट यूजिंग केमिकल्स, बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजिंग डे बाय डे, क्रॉप प्रोडक्शन इज हायर, बट डे बाय डे ये केमिकल फर्टिलाइजर डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज होता है और हमारा लैंड उतना ही है, इसीलिए ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की आदत हमें लग गई, और उसके कारण बहुत सारे डिसीजेस हमारे अंदर आ गए। टू स्टॉप दैट, एनवायरमेंट पोल्यूशन आल्सो मींस देयर इज अ लॉस बिकॉज ऑफ दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ये अपडेट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट इज द एम ऑफ वन फार्मर। व्हाट आर द गोल्स, रिलेटेड गोल्स क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो बायो फर्टिलाइजर चाहिए। अगर बायो फर्टिलाइजर परचेस करेंगे तो उसका कॉस्ट ज्यादा जाएगा, इससे अच्छा हम खुद प्रोड्यूस करेंगे बायो फर्टिलाइजर। उसके बाद है पॉली हाउस फार्मिंग। अगर हमारा जो खेती है उसके आजू बाजू में वो अगर बायो फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हम यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट से, नजदीकी के कारण, डिस्टेंस के कारण वो केमिकल्स हमारे तरफ आ भी सकता है और हमारा प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो सकता है। इसीलिए पॉली हाउस की ज्यादा जरूरत है, पॉली हाउस फार्मिंग। बाद में इलेक्ट्रिसिटी, हमारे इंडिया में देहाते गांव में बहुत लोड शेडिंग होता है, कभी लाइट होती है, कभी लाइट नहीं होती है। जब वो मिस क्रॉप को पानी देना होता है उस समय लाइट नहीं होती है, अगर पानी नहीं देना चाहेंगे, नहीं देते तो वो क्रॉप मर जाएगा, दैट क्रॉप विल गेट डिस्ट्रॉयड। बिकॉज ऑफ दैट सोलर एनर्जी प्लांट, जब चाहे आप वो एनर्जी, सोलर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, और वो हम यूज कर सकते हैं खेती के लिए। और इसका प्लांटेशन महंगा है, इसका मेंटेनेंस सस्ता है। डिच इरिगेशन, जो ठिबक बोलते हैं, ठिबक सिंचाई, डिच इरिगेशन वो करेंगे तो पानी की जो जरूरत है पौधों को, क्रॉप को, वो कम होगी। वेस्टेज ऑफ वाटर विल बी सेव्ड बाय दिस डिच इरिगेशन। वाटर रिसोर्सेस, कुआं है, मींस वेल्स और बोरवेल्स या रिवर है तो पाइपलाइन वगैरह, दैट विल बी कम अंडर द वाटर सोर्सेस। और मार्केटिंग, जो क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे उसको तो मार्केट करना पड़ेगा, इसीलिए हमें मार्केटिंग की आइडिया पहले ही होनी चाहिए। तो दीज आर द गोल्स ऑफ वन फार्मर। नाउ टू अचीव दिस गोल, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट फार्मर? लैंड स्केल प्लान मींस कितनी लैंड किस क्रॉप के लिए, कितना पॉली हाउस के लिए, पानी का रिसोर्सेस कितने के लिए, वो सब लैंड स्केल का प्लान हमें करना पड़ेगा। एनिमल्स, जो बायो फर्टिलाइजर के लिए जो गोबर लगेगा, काउ डंग, बफेलोज डंग, वो वी कैन यूज बाय यूजिंग दिस एनिमल्स। और एनिमल्स का दूसरा प्रोडक्ट भी है, दैट इज मिल्क प्रोडक्ट, उससे भी आप कुछ बना सकते हो। प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड और इट विल बी यूज्ड और इट कैन बी सेल। थर्ड ऑब्जेक्टिव है मिल्क प्रोडक्ट। फोर्थ वन, ट्रेन वर्कर्स, और हमें जो खेती में काम करने के लिए मजदूर भी लगेंगे और उनको थोड़ी ट्रेनिंग भी जरूरी है, ट्रेन वर्कर्स। ऑथराइजेशन प्रोसेस, सहकारियों, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है तो गवर्नमेंट कुछ कंपनियों को एक अथॉरिटी देती है कि आप ये फार्मिंग का ऑर्गेनिक है, ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या नहीं है, उसे चेक करके, एनालिसिस करके रिजल्ट दे दो और हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है ये प्रोडक्ट ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। इसीलिए वो प्रोडक्ट की ऑथराइजेशन प्रोसेस करने की, दैट इज वन ऑब्जेक्टिव। स्टडी एंड विजिट्स टू अदर सिमिलर प्रोजेक्ट्स, जो आसपास के एरिया में है इसी तरह से सेम प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट्स है, उसे भी हम विजिट कर सकते हैं टू अपग्रेड अवर नॉलेज, to maintain or to sustain our own project. So that is study and visit.
रेन हार्वेस्टिंग फॉर वाटर सोर्सेस। सहकारियों, दिन ब जैसे जैसे डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और पानी का जो मींस लेवल है जमीन के अंदर वो कम कम होते जा रहा है। अगर आप 1000 फीट भी नीचे जाएंगे तो वन स्टेज विल कम कि आपको पानी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें रेन हार्वेस्टिंग की जरूरत है। जो आपका कुआं है, वेल है, उसके सराउंडिंग 4-5 फीट पत्थर वगैरह डाल के पानी, बारिश का पानी उसमें स्टोर होगा और वो जो जमीन की लेवल है पानी की लेवल मींस लेवल ऑफ वाटर इन द सॉइल will be maintained very well by rain harvesting. It can be done for well or bore wells. Soil water examination for selection of crop. कौन सा क्रॉप हमें लेना है, कौन सा फ्रूट ये जमीन में आ सकता है, ये अब हमें कब पता चलेगा? जब उसका सॉइल का एग्जामिनेशन होगा। सॉइल एसिडिक है, बेसिक है, वाटर एसिडिक है, बेसिक है, देन एंड देन ओनली वी कैन डिटरमाइन व्हिच क्रॉप कैन बी टेकन दिस टाइप ऑफ सॉइल। इसीलिए सॉइल वाटर एग्जामिनेशन जरूरी है। दैट इज वन ऑब्जेक्टिव। एसोसिएशन विद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, देयर विल बी number of schemes, number of plans, projects under the agricultural university. अगर हम उनके साथ कंबाइन होते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो हमारा इंफॉर्मेशन अपडेट होते जाएगा, उनकी मदद हमें मिलती जाएगी और हम हमारे गोल और एम की तरफ जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। अकोमोडेशन फॉर वर्कर, जो वर्कर्स है उनको भी अकोमोडेशन देना है उस फार्म में, तो वो भी हमें that is counted as a one objective। तो लगभग 10 ऑब्जेक्टिव हो गए सहकारियों, आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, AGO for school। what will be the aim of the school? स्कूल का ये एक्सपेक्टेड है, what is the real fact that will be different। एम क्या है स्कूल का? गुड सिटीजन फॉर द कंट्री। ऐसे सिटीजन बनाना चाहता है स्कूल जो सिटीजन दे कैन रन द कंट्री प्रॉपरली। जो सिटीजन है वही तो कंट्री चलाने की पात्रता उसके अंदर आनी चाहिए। दैट इज द एम ऑफ द स्कूल, गुड सिटीजन फॉर द कंट्री और हु कैन रन द कंट्री प्रॉपरली। दैट इज द एम ऑफ द स्कूल। नाउ ये एम के साथ कौन से गोल अटैच हो सकते हैं? प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। हमने देखा है व्हाट इज एक्चुअल एजुकेशन, दैट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, जो हमें नहीं मिलता है बट दैट शुड बी प्रोवाइडेड। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सिर्फ बुकिश नॉलेज और इंफॉर्मेशन देने के बजाय अगर उस स्टूडेंट की अगर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होने के लिए अगर स्कूल कुछ एक्टिविटीज करती है, कुछ रोल कर पाती है, तो वो बहुत ही अच्छा है। दैट इज वन गोल। क्रिएट सोशल अवेयरनेस। अगर स्कूल लेवल में ही बच्चों को, स्टूडेंट्स को अगर हम सोशल अवेयरनेस देते हैं तो जब वो अडल्ट हो जाएगा डेफिनेटली ही विल बी रेडी फॉर पे बैक टू द सोसाइटी। अगर हमें ये समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको सोसाइटी को पे बैक करना है, वो खुद वो एलिजिबल हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे फॉर पे बैक टू द सोसाइटी व्हेन वी विल क्रिएट सोशल अवेयरनेस in students at school level। फोर्थ गोल है वेल एंड फर्निश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के करंट एज में ये वी आर यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ, देयरफॉर फॉर द कंफर्ट more and more for adoption of education, we have to provide the child or the students well and furnished infrastructure। So these are the 4 goals for the school। What are the objectives of the school? अभी ये उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे स्कूल के? सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी टीचर्स। हमें वास्तव में पता है कि टीचर का सिलेक्शन कैसे होता है। वेरी फ्यू कॉलेजेस और द स्कूल्स दे आर मींस डिपेंड और बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द टीचर एंड रिमेनिंग ऑल they will not do the proper selection of the teacher। That is the major issue in the major problem in the education system। सहकारियों, तो सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी टीचर्स ये पहला ऑब्जेक्टिव है। रिलीवेंट करिकुलम, सिलेबस क्या होना चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए? इट शुड बी रिलीवेंट। जो करंट प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम हमें समझा कर उसका सोल्यूशन के बारे में हमें सोचने वाली सिलेबस चाहिए
कमजोर हुआ आपका इंटरनेट, फिर से देखिए। नेट की प्रॉब्लम है सर, नेट हाँ, की प्रॉब्लम है सर। हाँ, भी ठीक हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा है सर? आ रहा है, आ रहा है। अब आया आवाज, यस, कम ऑन, कौन सा ब्रेक कम हो रहा ऑन। हाँ, था? ओके रेलेवेंट सर। करिकुलम, स्टार्ट Selection रेलेवेंट। objectives of, yes sir, objective of schools, selection of quality teacher first. Second one, relevant curriculum, relevant curriculum जब हम देखते हैं ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये रिलीवेंट करिकुलम नहीं है जो हमें एक नागरिक, अच्छा नागरिक बना सकता है और करंट हमारे प्रॉब्लम्स हमें देखने की नजर देता है और उसके सॉल्यूशन ढूंढने की भी नजर देता है। ऐसा एजुकेशन हमें चाहिए, ऐसा सिलेबस चाहिए, दैट इज द रिलीवेंट करिकुलम। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, थर्ड ऑब्जेक्टिव, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। अगर हम स्टूडेंट की, विद्यार्थी की पूरा पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो ये बुक्स के साथ सिलेबस का नॉलेज देते देते भी हमें गौर करना पड़ेगा को करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ। चौथा, जिससे के कारण वो उसके जो छुपे हुए गुण है वो बाहर इलेबोरेट कर सके, वो खुद को अच्छी तरह से पहचान सके, उसको पता चले मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, और वो अपने लाइफ में अपने करियर करने के लिए काबिल हो। दैट फॉर दैट एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडोर आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटी, चौथा ऑब्जेक्टिव है इंडोर आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटीज। अगर किसी स्टूडेंट को स्पोर्ट्स में रुचि है तो इस एक्टिविटी से, इंडोर मींस चेस खेलना है, जिम्नास्टिक खेलना है, तो इंडोर और आउटडोर जो मैदान में हम खेलते हैं उसे आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटीज कहेंगे। तो ये एक्टिविटीज में मींस जो स्टूडेंट्स को कंप्लीट 360 एंगल से डेवलपमेंट होने की कोशिश की जाती है। जिसे ज्यादा रुचि है, जिसे इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट इलेबोरेट करेंगे तो वो खुद का पर्सनैलिटी डेवलप करने में काबिल हो जाएगा। इसीलिए ये स्टूडेंट के लिए रिलेवेंट करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। Celebration, fifth objective of the school is like this: celebration of various events to cultivate moral values and thoughts for development. सरकारियों, ये स्कूलों में, कुछ स्कूलों में होता है, कुछ स्कूलों में नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर स्कूल लेवल में ही हम उसे मॉरल वैल्यूज देने की कोशिश करेंगे बाय वेरियस इवेंट्स, और वो महापुरुषों के विचार उनके अंदर बीजने की, रोपने की कोशिश करेंगे, तो बिफोर दे विल बिकम अडल्ट दे विल बिकम हाईली मैच्योर्ड एंड एक पीसफुल सोसाइटी की तरफ वो कुछ गलती करेंगे ही नहीं। अगर मॉरल वैल्यूज जो जाते हैं, आज जो हम अन्य अत्याचार देखते हैं, जो अराजकता, अमानुषता देखते हैं सोसाइटी में, अगर ये मॉरल वैल्यूज स्कूल लेवल में ही हम बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, महापुरुषों के विचार उनको देने की कोशिश करते हैं, तो ये पीसफुल समाज की तरफ लेके जाने वाला ऑब्जेक्टिव है जो हमें हमारे गोल की तरफ और एम की तरफ लेके जाता है। एनवायरमेंट अवेयरनेस। सरकारियों, अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि साइंस बोलता है कि आज की ये जो नया रिसर्च स्टॉप करो, जो रिसर्च, ऐसा रिसर्च मत करो जो एनवायरमेंट को, नेचर को डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए हमें स्टूडेंट को, बच्चों को, हमारे समाज को एनवायरमेंट अवेयरनेस की भी ज्यादा जरूरत है। तो हम जो लाइफ है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, इट शुड बी मेंटेन फॉर आवर लॉन्गर लाइफ। विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस। सरकारियों, आज के स्कूल्स जो हम देखते हैं उनकी जो सहल होती है, जो विजिट्स होते हैं, वो कुछ इंटरटेनमेंट के लिए, कुछ रिसोर्ट में होती है, कुछ अलग अलग तरफ होती है, या कोई बड़े बड़े सिटीज में अलग अलग रहेंगे तो उधर की जाती है। इसके बगैर, इंस्टेड ऑफ दिस विजिट्स, अगर हम उनको फोर्स दिखाएंगे, ये अशोका शिलालेख दिखाएंगे, कुछ बुद्धिस्ट या कुछ ऐसा हिस्टोरिकल जो हमारे गोल्डन पीरियड था, वो हिस्टोरिकल प्लेसेस अगर हम दिखाएंगे उनको, तो उनको वो देखकर फ्यूचर का विजन उनके अंदर डेवलप होने की शक्ति या पात्रता आ जाएगी। मींस
हमें अगर हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे अंदर एक फ्यूचर का विजन डेवलप होने की कोशिश होती है, डेवलप होता है सहकारियों। गेस्ट लेक्चर्स बाद में, 8th ऑब्जेक्टिव गेस्ट लेक्चर। अभी स्कूल के रेगुलर टीचर तो उनको पढ़ाएंगे ही, लेकिन जो गेस्ट लेक्चर है फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, कोई साहित्यिक होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई सोशल रिफॉर्मर होगा, राइट। तो ऐसे लोगों को अगर बुलाएंगे और उनके सामने उनको लेक्चर देने के लिए बोलेंगे तो स्टूडेंट्स विल गेट द मोटिवेशन, इंस्पायरेशन। 9th डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर। अगर हम स्कूल लेवल से ही डेमोक्रेटिक वे से बच्चों को बड़ा करेंगे, उनको अंदर मॉरल वैल्यूज कल्टीवेट करने की कोशिश करेंगे, डिसिप्लिन डेमोक्रेटिकली उनके अंदर लाने की कोशिश करेंगे, तो होल लाइफ दे विल लिव डेमोक्रेटिकली इन द सोसाइटी। और 10th फंडिंग, जो भी ऑब्जेक्टिव है स्कूल चलाने के लिए, जो फंडिंग है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फीस, दैट इज वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल। तो सहकारियों, ये तीसरा स्कूल का एग्जांपल होगा, एसजीओ फॉर स्कूल। चौथा, एसजीओ फॉर 10th स्टैंडर्ड पास स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर ये जनरल हम बोलेंगे स्टूडेंट, तो कौन सा भी स्टूडेंट हो सकता है, इसीलिए स्पेसिफाई करके लिखा है 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। 10th स्टैंडर्ड करंट डेज गोल, एम और ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी किया जाता है। ये एम है इसका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस बनने का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। व्हाट विल बी द गोल, उनके उद्देश्य मिस गोल क्या होंगे? कंप्लीशन ऑफ 10वीं का स्टूडेंट है सहकारियों, वो सोच रहा है कि मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, उसका एम वो है। गोल क्या होंगे? कंप्लीशन ऑफ यूजी, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो यूपीएससी एग्जाम देने के लिए, तो गोल क्या आएगा? कंप्लीशन ऑफ यूजी और पीजी। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, यूपीएससी एग्जाम के लिए कौन से सब्जेक्ट्स होंगे आउट ऑफ 29, 26 जो भी है, उसमें से कौन से सब्जेक्ट उनको सेलेक्ट करना है, चुनना है, वो दैट विल बी वन टाइप ऑफ गोल स्टडी करते करते। और फंडिंग रिसोर्सेस, इसके लिए लंबा समय लगेगा। फंडिंग रिसोर्सेस 10 से लेके मीन्स 3 साल 5 साल तक ग्रेजुएशन होगा, 2-3 साल और उसको इंडियन एडमिशन मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रिपरेशन के लिए लगेंगे। तो इस समय उसका जो सब खर्चा है, उसके लिए सोर्सेस क्या क्या रहेंगे, वो भी उसका एक गोल है, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिकल कंडीशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे? सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम, आफ्टर 10th साइंस ले लू या आर्ट ले लू, कॉमर्स ले लू या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करूं, विच विल बी सुटेबल फॉर एम or ASGO. Depending upon that, he will select the stream of education. उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, डिपेंडिंग अपॉन द NIFR रैंकिंग, नेशनल रैंकिंग जो होती है इंस्टीट्यूट की, डिपेंडिंग अपॉन दैट वो स्टूडेंट कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है वो डिसाइड करेगा। दैट इज ऑब्जेक्टिव। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, वो रहता कहाँ है, वो इंस्टीट्यूट का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, दैट ऑल्सो डिपेंड। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, उसके साथ वो इंस्टीट्यूट में या उसके खुद की हॉबी क्या है, उसको कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज मेंटेन करना है, विच विल बी हेल्पफुल टू अचीव एम और द गोल। प्रॉपर प्लान, अगर 10वीं से ही वो अगर प्रॉपर प्लान करता है तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकता है। मींस एट द एज ऑफ नियर अबाउट 24-25 ही or she will be IAS if proper plan is there. Related guest lectures, ये अलग अलग स्टेट में और सेंट्रल लेवल पे ये IAS कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट भी चलाती है, प्राइवेट क्लासेस भी चलाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट जो भी किधर लेक्चर होगा वो he will or she will join that lecture। और join लाइब्रेरी, इसकी एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी होती है बड़े बड़े शहरों में, जैसे बॉम्बे में SIACA स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो इनको कोचिंग भी देता है, लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करता है, तो दैट स्टूडेंट कैन जॉइन दैट लाइब्रेरी। इंटरेक्शन विद सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, इनके पहले
जो विद्यार्थी यूपीएससी क्रैक होके यूपीएससी में सक्सेस हुए हैं, वो विद्यार्थी के साथ भी इनका इंटरेक्शन हो सकता है करने। दैट इज वन ऑब्जेक्टिव करना करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल टू अचीव गोल एंड एम। और ये स्टूडेंट ग्रुप ऑफ सिमिलर स्टूडेंट्स इन ऑफ द सेम एम, जिनका एम है कि वो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, ऐसे सिमिलर स्टूडेंट्स का वो एक ग्रुप कंपटीशन हो सकता है। तो फॉर दैट ऑफ सिमिलर स्टूडेंट इज आल्सो इसेंशियल एज अ वन ऑब्जेक्टिव। और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर। उसे अपनी खुद की हेल्थ की एक्सरसाइज मींस मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो कंप्लीट स्टडी करके एट द टाइम ऑफ एग्जाम अगर बीमार हो गया तो इट इज देयर विल बी द लॉस, ही विल नॉट अचीव एम और गोल। इसीलिए हेल्थ केयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो सहकारियों, ये चौथा एग्जाम्पल हो गया यूपीएससी आईएएस बनने का जो 10th स्टूडेंट का एम है। पांचवा गोल, पांचवा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एजीओ फॉर सोशल रिफॉर्मर। एजीओ फॉर सोशल रिफॉर्मर एम है पे बैक टू द सोसाइटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। पे बैक टू द सोसाइटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एजीओ ऑफ फॉर सोशल रिफॉर्मर एम है। गोल क्या क्या है? ज्वाइन और फॉर्म। अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो वी हैव टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंसेप्ट। उसे जिसे पर्टिकुलर कंसेप्ट है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमें स्थापन करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी अवेलेबल है, अस्तित्व में है, तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है? फुली अम्बेडकरी थॉट्स। कंसेप्ट क्या है? फुली अम्बेडकरी थॉट्स, और वी कैन से अशोकाज कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ अशोका द ग्रेट। ये फर्स्ट गोल है। सेकंड गोल, एनालाइज द हिस्ट्री टू डिजाइन द फ्यूचर प्लान ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। हमें एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर मींस उस दृष्टि से हमें हिस्ट्री एनालाइज करनी है, हमें हिस्ट्री ज्ञात करनी है, उसका एनालिसिस करना है। और वो ध्यान में रख के हमें, अगर हमें हिस्ट्री एनालाइज करते हैं तो हमारे अंदर एक विजन डेवलप हो जाएगा, विजन एंड मिशन डेवलप हो जाएगा टू रन दैट ऑर्गेनाइजेशन properly by designing proper future plan, by designing proper future plan. थर्ड, तीसरा गोल ये है सहकारियों, एक्शन प्लान फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आइडियोलॉजी होके काम तो चलेगा नहीं, उसके लिए हमारे पास एक्शन प्लान होना चाहिए। एक्शन प्लान्स फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, विधायक कामों के लिए एक्शन प्लान जरूरी है। चौथा गोल ये है, sustain the organization for longer period, maintain and sustain the organization for longer period means जो हम ऑर्गेनाइजेशन स्थापन करेंगे वो सदियों से लगातार चलती रहनी चाहिए, मेंटेन होती चाहिए, सस्टेन होती रहनी चाहिए, नहीं कि वो डिस्ट्रॉय हो। इसीलिए हमें मेंटेन एंड सस्टेनेबिलिटी के भी बारे में, ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। और इसके लिए जो रिसोर्सेस लगते हैं वो है हमारा पांचवा गोल, क्रिएट रिसोर्सेस। क्रिएट रिसोर्सेस। तो सहकारियों, ये 5 गोल्स है ऑफ सोशल रिफॉर्मर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स एज बिलो, ज्वाइन द पीपल लाइक यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। ज्वाइन द पीपल लाइक यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक यू, अंडरलाइन दिस, लाइक यू का मतलब है ऑनेस्टी होनी चाहिए उस इंसान में, उस मनुष्य में। ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंट एंड डिसइंटरेस्टेड, जो हमें 3D बोलते हैं वो, और कमिटमेंट होनी चाहिए उस संस्था के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। लाइक यू, ये बहुत, इसको इलेबरेट करेंगे तो सारा मॉरल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स उसके अंदर आ जाते हैं। ज्वाइन द पीपल लाइक यू, लाइक यू का मतलब वो जो सोशल रिफॉर्मर है, लाइक हिम और हर, this type of the people can be joined to the organization. अगर उसमें गलती होती है तो sustainability and maintainability of that organization will be destroyed, will be not successfully ऑब्जेक्टिव है
आ रहा है आवाज सर? आ रहा है यस है। करिए करिए आगे चलिए Yes. Make the highest number of trainers to spread the ideology. जो आइडियोलॉजी है, जो हमारा कंसेप्ट है, वो लास्ट रूट तक, समाज के लास्ट रूट तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ट्रेनर्स बनाने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है. मेनी मींस नंबर ऑफ ट्रेनर्स अनकाउंटेबल. वी हैव टू प्रिपेयर टू स्प्रेड द आइडियोलॉजी और द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्रिएट स्टडी सेंटर्स एंड लाइब्रेरीज. और लोगों को समझने के लिए और समझने के लिए ये स्टडी सेंटर्स और लाइब्रेरीज जो प्रॉपर लिटरेचर दोनों क्या देती है, स्टडी सेंटर एंड लाइब्रेरीज हमें क्रिएट करनी पड़ेगी. दैट इज वन ऑब्जेक्टिव. चौथा ऑब्जेक्टिव है मोटिवेशनल प्रोग्राम्स फॉर कॉमन पीपल. जो लास्ट तक कॉमन सामान्य मनुष्य है, उसके पास जाकर उसे मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए हम खास कार्यक्रम की मिस जरूरत पड़ेगी, वो हम इंप्लीमेंट करेंगे. मोटिवेशनल प्रोग्राम्स वी हैव टू कंडक्ट, वी हैव अरेंज फॉर कॉमन पीपल इन बहुजन समाज. और स्पेशल प्रोग्राम पैरेलली उसी तरह स्पेशल प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड यूथ्स वी हैव टू कंडक्ट. जो वुमेन और यूथ्स who can motivate the common people or the family or overall the society, who can actively play important role in this movement, we have to organize special programs for them. छठवां ऑब्जेक्टिव सहकारी ये है फॉर्मेशन ऑफ वेरियस विंग्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज पर द नीड. जैसी जरूरतें होती है वैसे अलग अलग विंग करके उन्हें साथ इकट्ठा बॉन्डिंग कनेक्टिविटी रख के हमें ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने की जरूरत पड़ेगी. इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ वेरियस विंग्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज पर द नीड. सातवां सेवंथ ऑब्जेक्टिव क्रिएट डेमोक्रेटिक कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर अमंग द मेंबर्स एंड इन द सोसाइटी. हमारा जो वे ऑफ स्टाइल है काम करने का, वो एक डेमोक्रेटिक वातावरण में होना चाहिए, कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर बनना चाहिए. ये संस्था के मेंबर के अंदर भी, एक दूसरे के साथ भी, और ये मेंबर का सोसाइटी के लोगों के साथ भी, तो भी ये हम डेमोक्रेटिक एंड कोऑपरेटिव कोऑपरेशन फैला सकते, स्प्रेड कर सकते बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी. आठवां ऑब्जेक्टिव ये है क्रिएट द कॉमन पोजीशन ऑफ द सोसाइटी. सहकारियों, सोसाइटी बनती है कॉमन पोजीशन के कारण. सोसाइटी बनी रहती है या बनती है जब कॉमन पोजीशन होता है, तो हमें वो कॉमन पोजीशन क्रिएट करना पड़ेगा. सोसाइटी को एक मिस इकट्ठा रखने के लिए, समाज निर्माण करने के लिए कॉमन पोजीशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा. क्रिएट द कॉमन पोजीशन ऑफ द सोसाइटी. मेक नाइन्थ ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस. मेक अवेयर टू द सोसाइटी अबाउट ओरिजिनल हिस्ट्री ऑफ अस. हमारे बहुजनों में बहुत सारे लोगों को फैक्ट पता नहीं है, वास्तव क्या है वही पता नहीं है, तो वी हैव उसकी हमें उनको रियलाइज करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा कि हमारा ओरिजिनल हिस्ट्री ऐसा है, और हम इसके बाद भी उनके माइंड में वो फ्यूचर कैसा होना चाहिए वो विजन आ सकता है सहकारियों. और 10वां ऑब्जेक्टिव ये है प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ. सहकारियों, बहुत सारे लोग समाज काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होने के कारण दे कैनॉट टेक actively participation in social transformation movement. That is one एक प्रॉब्लम है, that is one main problem. वो हमें अगर नष्ट करना पड़ेगा तो हमें ये इसके बाकी के कार्यक्रमों के साथ साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसी हो सकती है, हमारे रिसोर्सेस कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा हमें गौर करना पड़ेगा. इसीलिए the 10th objective is like this, program for economical growth. तो सहकारियों, ये 5 एग्जाम्पल उदाहरण हमने देखे हैं, तो सहकारियों इसमें आप एडिशन भी कर सकते हो. एट द एंड, अंतिम में मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एंजॉय बाय डूइंग एजीओ फॉर योरसेल्फ. एंजॉय बाय डूइंग एजीओ फॉर योरसेल्फ. आप खुद के जीवन में भी एजीओ अप्लाई करो, एंड डेफिनेटली मैं अश्योरेंस देता हूं, मैं श्योर हूं कि आप उस एजीओ को करके उसे आप
एंजॉय कर सकते हो और इसके फ्यूचर का जो जीवन है उसको इनलाइट कर सकते हो, बेटर बना सकते हो। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। Excellent, very appreciable. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आपका, थैंक यू बहुत सर। अच्छा प्रेजेंटेशन, मजा आ गया। बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपने बहुत बढ़िया तरीके से दिए, ये और भी अच्छे लगे बहुत ज्यादा। तो आशीष सर, साथियों जी, मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि जो प्रेजेंटेशन हमारे साथी महेंद्र थोराट जी ने दिया है, वो सभी लोग अपना जो भी क्वेश्चन जिसको पूछना हो, मैं अनम्यूट करता हूँ, चॉइस ऑप्शनल चॉइस के साथ जो है अनम्यूट करता हूँ मैं, और आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। और एक निवेदन मैं दोबारा से ये करना चाहता हूँ कि जो साथी नए आए हैं, वो अभी जिन लोगों ने नंबर बीच में डाला था, तो वो एक बार नेट जाने की वजह से वो नंबर सारे में सेव नहीं कर पाया। तो जो नए साथी आए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना मोबाइल नंबर चैटिंग में जरूर डाल दीजिए प्लीज। सारे साथी डाल दे ताकि मैं फटाफट नोट कर लूंगा। और मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, जो भी साथी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो अपने को सेल्फ अनम्यूट करेंगे और अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और महेंद्र थोराट जी आप अनम्यूट करिए अपने को। महेंद्र थोराट जी आप अनम्यूट करिए। यस यस सर। जी। थैंक यू सर। बैंक विश्वनाथ राठौर रेज्ड दी हैंड। ओके सर जी, अनम्यूट करिए सर आप अपने को। और क्वेश्चन पूछने वाले जो भी साथी हैं वो अपना कैमरा चालू रखेंगे। जी, आप अपना कैमरा चालू करिए विश्वनाथ राठौर जी। सर कम ऑन। जी सर, सभी को मेरा जय भीम। सर आज का लेक्चर तो काफी यानी मोटिवेशनल है और काफी हमें फायदेमंद भी है। थोड़ा सर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हम जो ये एजीओ जो देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग जो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि आप पहले जो दिए उदाहरण की, एक समझो हमें फैक्ट्री लगाना है या फिर आईएएस के बारे में जो भी, तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तरफ थोड़ा जाता है ऐसे मुझे लगता है। उसके बजाय अगर हम सोसाइटी ऑर्गेनाइज प्रबुद्ध भारत के लिए हम काम कर रहे हैं और हमें सोसाइटी में जाके काम करना है, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है, तो फिर ये एजीओ जो है, तो एजीओ के बारे में जैसे कि आप बता रहे थे कि लास्ट जो व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति जो है, जो कुछ लाभ नहीं उठा पा रहा है, उसे हमें खड़ा करना है ताकि वो प्रबुद्ध भारत में आए। तो फिर क्या हम ऐसे उदाहरण नहीं देख सकते क्या इसमें कि जैसे सोसाइटी जो है, तो सोसाइटी में जो रहने वाला व्यक्ति है, ग्रुप है, कुटुंब है, एक सोसाइटी एज अ सिस्टम उसका एक व्यवस्था हो सकता है। और वो व्यवस्था जैसे कि समाज में जो लोग है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर जो परिणाम करते हैं, तो उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। यानी हम जाएंगे कि नहीं, हमारे को प्रबुद्ध भारत में हमें काम करना है और हम इस ढंग से काम करेंगे, और हम लेक्चरर दे रहे हैं या सोसाइटी में कुछ बता रहे हैं